हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्कर्ष के इस लाइव सेशन में। मैं श्री चरण दोस्तों लेकर आ गया हूं आपके लिए और एक शानदार लाजवाब सेशन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और टीम उत्कर्ष के साथ मिलकर अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो ऐसी ही उम्मीद, ऐसी ही कामनाओं के साथ होली का विशेष पर्व चल रहा है। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है, जान रखो आप लोग। तो होली का पर्व जो चल रहा है, क्यों होली का पर्व जो है 10 दिन तक चलता ही रहता है। लोगों में इसका खुमार बना रहता है, 5 दिन पहले और 5 दिन आगे तक, ध्यान रखो आप लोग। इसलिए अब आगे 5-7 दिन तक चलता रहेगा खुमार और आपसी सामंजस्य का त्योहार है, बना भी रहना चाहिए। तो पहला सवाल आज के सेशन का आपके सामने आ गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को जो है दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन 1991, 1999, 2005 या 2001। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खान जिनका संबंध किससे है यह भी आपको बताना है। तो दोस्तों ये है भारत के शहनाई वादक, ये हैं भारत के शहनाई वादक भाई। शहनाई जिसकी आकृति कैसी होती है? चिलम की आकृति का वाद्य यंत्र होता है भाई, चिलम की आकृति का वाद्य यंत्र होता है। जो कब बजाया जाता है? मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। मांगलिक अवसर यानी शादी, विवाह, मेला, त्योहार। आपकी भी शादी होगी तो बजाया जाएगा, ध्यान रखो आप लोग। शहनाई जिन्हें 2001 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो सुना ना, शहनाइयों की सदा कह रही है, शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई, सखी सुर्खी जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी से फलक से परी आ गई। धड़कन फिल्म का गाना है, ध्यान रखना आप लोग, आपकी धड़कन धड़केगी। तो शहनाई वादक कौन हुए भाई? बिस्मिल्लाह खान हुए हैं, जिन्हें 2001 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत रत्न पुरस्कार जो है ये प्रारंभ हुआ था 1954, 1954 ईस्वी में। सबसे पहले दिया गया था ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वेपल्ली राधा कृष्णन जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि दोस्तों सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित महिला कौन हुई थी? तो पहली महिला हुई थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। फिर प्रश्न आता है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें अपन सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद प्रश्न आता है कि हाल ही में मोदी सरकार ने 2024 में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा किनको की है? तो 5 नागरिक है। एक तो कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व सीएम हुए थे। एक लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। और फिर आपको ध्यान रखना है पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव जी को। और एक अपने पूर्व पीएम चौधरी बाबा, चौधरी चरण सिंह जी। और एक हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। तो 5 नागरिक है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा जाएगा अब। ओके, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई? डी। और अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे कम आयु में भारत रत्न किसको मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को भाई, मात्र 42 वर्ष की आयु में। खेल के क्षेत्र में भी सबसे पहले किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को ही मिला है। 2001 ईस्वी आपका यहाँ राइट आंसर। जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2001 ईस्वी में अपनी संसद पर हमला भी हो गया था भाई, ध्यान रखो आप लोग। अफजल गुरु ने किया था, आतंकवादी ने। और 1999 में दोस्तों कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखो। और 2005 ईस्वी में मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय, ध्यान रखो, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन,
सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। सारा ही इंपॉर्टेंट मैटर है पूरा का पूरा। 2001 राइट है। अगला क्वेश्चन आ गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी भाई? पृथ्वीराज कपूर, देवानंद जी, देविका रानी, नरगिस दत्त। तो दोस्तों यहां आपका राइट हो गया है देविका रानी। 1969 ईस्वी में पुरस्कार प्रारंभ हुआ था कौन सा? दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के जो भारत में बॉलीवुड के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिल्म जगत का बॉलीवुड का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के को बॉलीवुड का जनक भी कहते हैं भाई, बॉलीवुड का जनक इनको कहा जाता है। भारत की जो प्रथम फिल्म थी, प्रथम भारत की जो फिल्म बनी थी वो फिल्म थी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी हुई थी? तो बोलती फिल्म जो बनी थी वो बनी थी आलम आरा। आलम आरा, ध्यान रखो। तो हरिश्चंद्र और आलम आरा दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग। देविका रानी। अगर प्रश्न आता है कि विश्व में फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, और 2024 में ध्यान रखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों किसको? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में तो शाहरुख खान को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में रानी मुखर्जी को मिला है, ध्यान रखना। और विश्व में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भाई, ध्यान रखो आप लोग, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जो कब प्रारंभ हुआ था? 1929, 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये ध्यान रखो, फिल्म जगत का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा देश देता है? अमेरिका के द्वारा ये दिया जाता है। और ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे और भानु अथैया। प्रथम महिला भानु अथैया। तो देविका रानी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया बाबू भैया, ये रहा, बताओ देखे। कांग्रेस के सन 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित कर पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में पद संभाला था? जेबी कृपलानी को, पटाभी सीतारामैया को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर M.A. अंसारी को। देखो आपको जानकारी हो कि कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो वो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। ठीक है, कहां? मुंबई में। किसके द्वारा? A.O. हयूम के द्वारा, अंग्रेज अधिकारी के द्वारा। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब। फिर प्रश्न आता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो बनी थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। फिर प्रश्न आता है स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे? तो वो थे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और एक बार जो अध्यक्षता की थी गांधी जी के द्वारा की गई थी, और गांधी जी के द्वारा कब की गई थी? 1924 ईस्वी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में, ध्यान रखोगे आप लोग। और फिर आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी जो है, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1939 ईस्वी में इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, और इनको हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन इस समय गांधी जी जो है वो पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, इसलिए इस समय गांधी जी के द्वारा यह कहा गया था कि ये मेरी हार है। गांधी जी ने कहा यह मेरी हार है, यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है। तब सुभाष चंद्र बोस इस बात से नाराज हुए, नाराज होकर इन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया, और 1939 ईस्वी में कांग्रेस से अलग हो गए और नई पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कर दी थी।
और दोस्तों ध्यान रखो 1939 ईस्वी में इनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, और फिर जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इनको नेताजी की उपाधि भी ध्यान रखना एडोल्फ हिटलर के द्वारा दी गई थी। और 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, गरम दल और नरम दल में। और 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का वापस विलय हुआ था। ध्यान रखो 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के समय ये सवाल पूछा गया था अभी जीडी के एग्जाम में, जेबी कृपलानी थे, पटाभी सीतारामैया को हराया था। ये पूरी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी का ध्यान रखोगे आप लोग, सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। अरुण है, शुक्र है, शनि है या चंद्रमा है। तो आपका राइट आंसर हो गया है शुक्र भाई, राइट आंसर। अगर आपको प्रश्न आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है तो बुध है भाई, ध्यान रखो। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो वो भी दोस्तों कौन सा है, बुध है। वलीय आकृति का ग्रह कौन सा है, वलीय आकृति का शनि है भाई, ध्यान रखो आप लोग। नीला ग्रह को इसको कहते हैं, नीला ग्रह किसको बोलते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मंगल को कहते हैं, मंगलमुखी सदाई सुखी। और चंद्रमा एकमात्र उपग्रह किसका है, पृथ्वी का, पृथ्वी का उपग्रह है। ए चांद तुम भी कितना मोहताज है, करवा चौथ का इंतजार भी तू और ईद का दीदार भी तू। तो चंद्रमा, चंद्रयान 3 जो है, ये चांद हम आपके दीवाने हैं और तुम्हें हासिल करके रहेंगे। हासिल किया आपने इसरो ने भाई, इसरो ने। ध्यान रखो जब 23 अगस्त 2023 ईस्वी को चंद्रमा के दक्षिण सतह पर अपना चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करता है, इस स्थान का नाम हुआ है शिव शक्ति। और 23 अगस्त को अब जो है स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, शुक्र जो है जिसे दोस्तों भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा इसको कहा जाता है। और पृथ्वी की बहन, इसकी आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखो। ये आपका भी, आपका यहां पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा कौन सा हो गया, बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1975-77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, ध्यान रखो आप लोग। कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, 1962, 1971, 1975 ईस्वी में। आपातकाल दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। यह 2 शर्त पे लगता है, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। पहले मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति था और अब सशस्त्र विद्रोह हो गया है। और ध्यान रखो जब भी आपातकाल लगता है हमारे मूल अधिकार जो है वो समाप्त हो जाते हैं, केवल आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर। 20 और 21 कभी भी नष्ट नहीं होते। 20 में 2 सिद्धि का अधिकार, 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब तक 3 बार लगा है, एक तो 1962 ईस्वी भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान और 1975 ईस्वी आंतरिक अशांति के तहत। पहली बार जो लगा था वो लगा था भारत और चीन के मध्य युद्ध, भारत चीन युद्ध। दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध। और तीसरा लगा था आंतरिक अशांति के तहत। आपसे पूछा गया आंतरिक अशांति, तो पहले में जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे और तीसरे दोनों में ही कौन थी, इंदिरा गांधी। और यहां पर भी इंदिरा गांधी। पहले में जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी। सेकंड में थे वीवी गिरी। और आपसे पूछा गया कौन सा, 75 का आपातकाल यानी फखरुद्दीन अली अहमद भाई, ध्यान रखो आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, फखरुद्दीन अली अहमद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनकी पद पर रहते मृत्यु भी हुई थी, पद पर रहते मृत्यु हुई थी फखरुद्दीन अली अहमद की। तीसरे में फखरुद्दीन अली अहमद थे भारत के राष्ट्रपति। वराहगिरी, वेंकटगिरी जो है, वीवी गिरी जो है, ये थे आपके दूसरे आपातकाल के दौरान। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो थे अपने प्रथम आपातकाल के दौरान। ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने 1986 में पॉकेट वीटो अनुच्छेद 111 के तहत जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति।
किस अधिनियम के लिए? इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में। भारत में राष्ट्रपति पद पर रहते मृत्यु पहले सबसे पहले किसकी हुई थी? जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अली अहमद, दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई है। तो यहां करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। और दोस्तों ध्यान रहे कि ये होली हंगामा चल रहा है और होली पर दोस्तों हंगामा नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में दोस्तों उत्कर्ष लेकर आ गया है इस होली के विशेष पर्व पर आपके लिए एक बहुत बड़ी सौगात। और ये सौगात दोस्तों का क्या है? जिसमें आपको रेलवे के सभी ऑनलाइन व रिकॉर्डेड जितने भी कोर्स है उन सब पर मिल रहा है अप टू 90% का महा डिस्काउंट प्लस 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। ये होली का रंग सिलेक्शन वाला रंग होना चाहिए। और 21 से लेकर 28 मार्च तक दोस्तों ये ऑफर आपके लिए उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल रहेगा। और ध्यान रहे आज उत्कर्ष के ऐप पर जितने भी दोस्तों अपनी बुक्स है, प्रिंटेड बुक्स है, उन पर भी अप टू 90% डिस्काउंट आपको वहां पर मिल रहा है। तो आज ही अपने मोबाइल में दोस्तों उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और अगर आपका सपना है भारतीय रेलवे में जाने का तो दोस्तों लाइव और रिकॉर्डेड सभी कोर्सेज पर आपको मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट। तो बिल्कुल आप लोग बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के आज ही जुड़िए और अपने सपनों को कीजिए साकार। करेक्ट, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। अगला क्वेश्चन आ गया है भाई आपके सामने, ये रहा बाबू भैया, बताओ देखिए जल्दी से आपका करेक्ट आंसर क्या होता है। ये रहा, बता दीजिए जल्दी से। हाँ, किसी राज्य में पंचायत चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? पंचायत के जो चुनाव होते हैं ना, सरपंच साहब वाले, ध्यान रखना है आप लोगों को। पंचायती राज के चुनाव देखो जिसमें आते हैं जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। ये 3 स्तर होते हैं जिसके कुल 29 विषय इसके अंदर काउंट किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी, जबकि पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के द्वारा किया गया था बगदरी गांव नागौर से। बगदरी गांव नागौर से। तो यहां भारत निर्वाचन आयोग करवाएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग या ग्राम सभा। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया राज्य निर्वाचन आयोग। अभी जैसे अभी ध्यान रखो, आप लोकसभा के चुनाव होने हैं अपने, तो लोकसभा के चुनाव कौन करवा रहा है? आम चुनाव तो ये भारत निर्वाचन आयोग करवा रहा है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी का दिन जो है राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। और वीएन तारकुंडे समिति की सिफारिश पर भारत में राज्यों में निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायती राज के चुनाव वगैरह जो है वो करवाता है। तो सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। इसमें कितने विषय है? तो 29 विषय हैं, जबकि नगरीय स्वशासन व्यवस्था जो है, नगरीय स्वशासन व्यवस्था जिसको 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत संवैधानिक मान्यता दी गई थी, इसमें कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? 18 विषय शामिल किए गए हैं भाई इसके अंदर। कुल कितने विषय? 18 विषय। और इन 18 विषयों पर ध्यान रखेंगे जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव वगैरह वगैरह सब कुछ जानकारी। तो सी करेक्ट आंसर। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ध्यान रखना, राजीव कुमार। राजीव कुमार। प्रारंभ में ये 1 सदस्यीय आयोग था, लेकिन वर्तमान में ये 3 सदस्यीय है, 2 सदस्य प्लस 1 इसके अंदर अध्यक्ष। प्रथम हुए थे सुकुमार सेन, निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, ध्यान रखो। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? लद्दाख का शाही नृत्य कौन सा कहलाता है? याक नृत्य, जबरो नृत्य, सोंडोल नृत्य या फिर कोसन नृत्य। लद्दाख जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। तो जल्दी से बता दीजिए। देखें, लद्दाख का शाही नृत्य किसे कहा जाता है?
शोंडोल नृत्य भाई, ध्यान रखो आप लोग। हालांकि याक नृत्य है, जबरो नृत्य है, ये भी लद्दाख ही है, ध्यान रखो आप लोग। लेकिन शोंडोल नृत्य जो है यहाँ का शाही नृत्य कहलाता है भाई, शाही नृत्य। जैसे राजस्थान के नृत्य तो खूब सारे हैं, ठीक है ना। आपके कालबेलिया नृत्य भी है, जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तेहरे ताली नृत्य भी यहाँ का है, चरी नृत्य भी है यहाँ का, कथक नृत्य भी है। लेकिन राजस्थान का शाही नृत्य कौन सा है, तो वो है घूमर। शाही नृत्य राजस्थान का कौन सा है, घूमर। हमारी घूमर छे नखराली, तो शाही नृत्य है अपना घूमर। ओके, याक और जबरो नृत्य भी कहाँ के हैं, ये भी दोस्तों लद्दाख के हैं। लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह। जम्मू कश्मीर से जब स्वतंत्र राज्य का दर्जा छीना गया तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लेह इसकी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन व पशुपालन विषय किसमें शामिल है? अवशिष्ट सूची में शामिल है, राज्य सूची में शामिल है, संघ सूची में या समवर्ती सूची में? सबसे पहला प्रश्न आता है कि किस सूची में इनका बंटवारा, अनुसूची में बंटवारा मिलता है। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उनके मध्य बंटवारे का प्रावधान है। अपशिष्ट शक्तियां जो कनाडा से ली गई है, कनाडा से ली गई है। इसमें कितने कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो देखो, एक तरफ तो लिख रहा हूं मैं सूची और एक तरफ लिख रहा हूं मैं विषय। कई बार पूछे गए हैं। विषय में ध्यान रखो, जैसे मूल संविधान था तो उसमें अलग विषय थे और वर्तमान संविधान में कुछ अलग विषय काउंट हो गए हैं। तो सूची में देखो, पहली हो गई आपके नंबर 1 संघ सूची, जिस पर कानून बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सूची, राज्य सरकार। और तीसरी होती है समवर्ती सूची, जिसके ऊपर कानून बनाते हैं दोनों। अंतिम निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाएगा। इसमें प्रारंभ में थे 97 विषय, राज्य सूची में थे 66 विषय और समवर्ती सूची में थे 47 विषय। वर्तमान में हो गए इसके अंदर टोटल 100 विषय। इसमें राज्य सूची में हो गए 61 विषय और समवर्ती सूची में हो गए हैं 52। ध्यान रखो, इंदिरा गांधी सरकार के समय जैसे वन है, जनसंख्या है, परिवार नियोजन है, ये सब जो राज्य सूची के आपके विषय थे उनको समवर्ती सूची में डाल दिया भाई। ध्यान रखो आप लोग, किसमें? समवर्ती सूची में। तो ऐसे में अब आपसे ये पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन जो है ये किस सूची के विषय रहते हैं भाई? ध्यान रखो आप लोग। तो ये पशुधन, गाय भैंस बकरी आप पालो बढ़िया से, राज्य सरकारों के सूची में आते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। जैसे इंडियन रेलवे है, संघ सूची का विषय होता है। तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय। प्रारंभ में कितने थे? 66 विषय इसमें प्रारंभ में थे भाई। ध्यान रखो आप लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था भाई? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक, ध्यान रखो। अशोक 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में राजा बना था। अशोक ने कुल 14 शिलालेख, अशोक पहला राजा था जिसने शिलालेख और अभिलेख लिखवाए। शिलालेख और 7 अभिलेख लिखवाए थे। अभिलेख। अशोक के शिलालेख अपन को कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं अपन को भारत से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से भाई। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरेमिक, और अरेमिक लिपि। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरेमिक लिपि थी। अशोक के शिलालेखों की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1750 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? पादरेठी पैथलर के द्वारा। पैथलर के द्वारा। यहां पसंद क्या है? अशोक के शिलालेखों अभिलेखों को समझने वाला पहला कौन था? ध्यान रखो आप लोग, खोज नहीं पूछा है, समझने वाला। तो समझने वाला था जेम्स प्रिसेप 1837 ईस्वी में। सबसे पहले पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया
था। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, अशोक। और अशोक ने, ध्यान रखो, अब अगर प्रश्न आता है कि अशोक के बाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बाबरू शिलालेख अशोक के कहाँ से मिले हैं, अशोककालीन बौद्ध धर्म के जो मठ है वो कहाँ से मिले हैं, श्वेत वस्त्र कहाँ से मिले हैं, किस सभ्यता से मिले हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये सब मिले हैं विराटनगर जयपुर यानी बेराट से, बेराट से प्राप्त हुए हैं अशोक के। और यहां से प्रमाण मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म में धम्म को अपनाया था। अशोक ने कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने 261 ईसा पूर्व के बाद में उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से मिलने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म में धम्म को अपना लिया था। तो यहां आपका राइट आंसर हो गया धम्म, यानी बी आपका यहाँ जेम्स प्रिसेप करेक्ट आंसर हो गया है बाबू भैया। अच्छा क्वेश्चन है ये भाई, बहुत बार पूछा गया। अलेक्जेंडर कनिंघम, ध्यान रखो आप लोग, जो भारत में जो पुरातात्विक विभाग जो है उसके अध्यक्ष बने थे पहले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, इसमें से कौन सा निकाय ऐसा है जो संवैधानिक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग। एक ही है बिल्कुल सीधा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। ध्यान रखो आप लोग, मानवाधिकार आयोग जो 1993 ईस्वी में बना था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1948 में, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो या हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त या करंटली जो न्यायाधीश होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं, ध्यान रखो आप लोग। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ध्यान रखो आप लोग, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को भारत में हुई थी। किस आयोग की सिफारिश पर दोस्तों, या किस आपके एक्ट के तहत, तो 1919 ईस्वी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत, चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत इसका प्रावधान वर्तमान में भारत के संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 में अपन को देखने को मिलता है यूपीएससी का। और यूपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे वो हुए थे रोस बर्कले। और वर्तमान में है, वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी जी। ध्यान रखो, तो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यूपीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भाई, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये सदस्य कौन होते हैं, ये सिविल सेवा परीक्षा के टॉप रैंकर्स होते हैं भाई, सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही सिविल सेवा परीक्षा के टॉप रैंकर्स होते हैं, निर्वाचन आयोग में भी और यूपीएससी में भी भैया। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो गया है सी। अगला क्वेश्चन आ गया ये, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के वास्तुकार कौन है दोस्तों, तिरंगे का वास्तुकार कौन है, जल्दी से बता दीजिए भाई। महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पिंगली वेंकैया आपका यहां बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। तिरंगा सबसे पहले ध्यान रखो आप लोग, तो तिरंगा है, तिरंगे का जो डिजाइन जो है मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था, इसका वास्तुकार जो है वो कौन है, पिंगली वेंकैया है। और तिरंगा दोस्तों 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के किनारे जब भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उस दिन तिरंगा फहराया गया था। लेकिन इस तिरंगे में अशोक चक्र के स्थान पर गांधी जी का चरखा बना हुआ था। अब प्रश्न आता है कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया गया था, ध्यान रखें आप लोग, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, जब स्वतंत्रता से पूर्व की ये अंतिम बैठक हुई थी। माउंट बैटन योजना के तहत जो है पाकिस्तान को अलग राष्ट्र की स्वीकृति मिल गई, तिरंगे को अपना राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। अपना जो तिरंगा है भाई, इसमें 3 रंग होते हैं, कितने रंग है, 3 रंग है। ऊपर ही ऊपर का रंग जो है वो है केसरिया, जो शौर्य और बलिदान का प्रतीक, राजस्थान का अपना गाना भी है ना मेन, केसरिया बालम पधारो मारे देश,
ठीक है ना। हालांकि आजकल तो इसका अपभ्रंश हो गया, केसरिया तेरा इश्क है पिया उगर इश्क। ठीक है। और मध्य में जो है वो है दोस्तों सफेद रंग, जो शांति का प्रतीक है। और इसके बाद में हरा रंग, जो हरियाली का प्रतीक यानी खुशहाली का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है, ध्यान रखो। मध्य में दोस्तों अशोक चक्र बना है, जिसमें कुल तिलियां कितनी है, 24 तिलियां है भाई, 24 तिलियां। और ये कहां से लिया गया है, ये अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तिरंगे का लंबाई चौड़ाई अनुपात कितना होता है, 3:2 तिरंगे का लंबाई चौड़ाई अनुपात होता है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिंगली वेंकैया दोस्तों आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पिंगली वेंकैया आपका राइट आंसर। और इसके साथ ही आज का सेशन जो है उसको अपन करते हैं विराम। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। बिल्कुल दोस्तों बिना किसी डिस्टर्बेंस के एकदम कट टू कट ध्यान रखना है। ये सेशन आपकी खिदमत में हाजिर किया है और आपको बिल्कुल विराम एक दिन का भी नहीं दे। इसलिए दोस्तों होली के हर प्रत्येक दिन जो है हमारा सेशन कंटिन्यू रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये आपकी तैयारी को निरंतरता में और अधिक जो है तत्परता दिखाएगा। इसके लिए सेशन दोस्तों रखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दीजिए आप लोग मुझे इजाजत। मैं श्री चार दोस्तों पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।